नमस्कार दोस्तों। तो हमें पता है कि ईरान और यूएस के बीच में जो पूरी बातचीत थी वो फेल हो गई। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम करती है कि ये पूरी बातचीत फेल होने में बेंजामिन नेतन्याहू का एक फ़ोन कॉल का बहुत बड़ा रोल है। कहा गया, ईरानियन ऑफिशियल्स द्वारा ये चीज़ कही गई कि बातचीत बिल्कुल फर्स्ट फेज़ में ठीक-ठाक चल रही थी, जब शुरू में बातचीत शुरू हुई थी। एंड दे वर आल्सो रेडी टू नेगोशिएट एंड हम भी रेडी थे नेगोशिएशन के लिए, बातचीत हो रही थी। उसके बीच में जेडी वांस के पास बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है, ऐसा उनका क्लेम है, उनके फॉरेन मिनिस्टर का क्लेम है कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक फ़ोन कॉल आता है जेडी वांस के पास और उसके बाद पूरी बातचीत की जो ट्रेजेक्टरी थी वो पूरी बदल गई। एकदम से उनके टर्म्स बदल गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, वो बहुत एडमेंट हो गए। अब ऐसी कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई, क्या आ गया, उनको क्या समझ में आया, लेकिन वो पूरी बातचीत जो है वो पूरी तरीके से ही चेंज हो गई वहाँ पर और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई एंड एट द एंड आपने देखा कि टॉक्स जो हैं वो दोनों तरफ से फेल हो गई हैं। अब यहाँ पर अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू का, क्योंकि आपने खुद देखा था, हमने भी इसको डिस्कस किया था कि इस पूरे सीज़फायर के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और इज़राइल को साइड में रखने की कोशिश की गई थी, यूएस द्वारा भी, और उसके साथ ईरान भी नहीं चाह रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उनके बीच में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और वो बिल्कुल भी नेगोशिएटिंग टेबल पर एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एकदम ऐसी सिचुएशन है। तो वहाँ पर दोनों तरफ से इज़राइल को थोड़ा-सा साइड करने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन अचानक से जब बार-बार रिपोर्ट्स में बेंजामिन नेतन्याहू के इस फ़ोन कॉल की चर्चा होने लगती है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में डिसएग्रीमेंट्स थे क्या? और इसको ना क्लैरिटी से जेडी वांस ने बताया, ना क्लैरिटी से किसी यूएस ऑफिशियल ने बताया, ना उन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा करी। उन्होंने सिर्फ धमकियाँ दी, ये किया, वो किया, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट्स हुए क्यों, इसके बारे में क्लैरिटी से किसी ने नहीं बताया। बस एक इशारा कर दिया कि यूरेनियम के एनरिचमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स थी, जिसको लेकर डिफरेंसेस थे और ये फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब जाकर के सारी पिक्चर क्लियर की, सारी बात खुली कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हुए किस-किस मैटर पर हैं। तो इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के फ़ोन कॉल की चर्चा करते हैं, आईआरजीसी का क्या रोल था उसकी चर्चा करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी के जो फाउंडेशन कोर्स जो था, उससे बहुत सारे बच्चे इस बार उन्होंने यूपीएससी, सीएससी क्लियर किया। आप भी ये कर सकते हो हमारा इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाती हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। इसका कॉस्ट सिर्फ 22,999 है। इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। इसमें मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा, प्लस इसके साथ आपके लिए मेंस की जो टेस्ट सीरीज उसका इवैल्यूएशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत ही ईजी ईएमआई ऑप्शन है, 972 रुपये पर मंथ का यहाँ पर ईजी ईएमआई ऑप्शन है जो आप इसमें अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखिए सबसे पहले मामला शुरू कैसे हुआ। ये ऐसा लगभग 10 साल बाद, मतलब जेसीपीओए के बाद अगर सबसे बड़ी प्रोडक्टिव कोई टॉक होने वाली थी दो देशों के बीच में, जिनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स थी यूएस और ईरान के बीच में, और एज लॉन्ग प्रॉब्लम्स थी, ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से ये प्रॉब्लम चल रही हैं, उसको एक मौका मिला था वो पूरा मैटर सुलझने का। और इस मैटर के सुलझने से आप सोचिए कि वेस्ट एशिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे लिए और पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत थी, जो कि फेल हो गई। तो 10 साल के बाद लगभग एक साथ निगोशिएटिंग टेबल पर एक इंगेजमेंट हुआ ईरानियन और यूएस ऑफिशियल्स का, लेकिन उसमें कहाँ कमी आई, एफर्ट क्या कमी पड़ गई, वो उसको समझने की कोशिश करते। तो देखिए 7 अप्रैल को एक पूरा सीज़फायर हुआ, इतनी लंबी लड़ाई, इतने लोग घायल हुए, इतनी मारपीट इसमें इतना मची, उसके बाद जाकर के फाइनली सीज़फायर अनाउंस होता है अप्रैल 7 को, और उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। लगता है कि मामला अब ठीक हो जाएगा। फेल होता है पूरा सीज़फायर टॉक्स, और उसके बाद जेडी वांस की एक प्रेस ब्रीफिंग आती है। जेडी वांस ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल में जाकर के तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम इस पूरे मीटिंग में गए थे तो यूएस की कुछ कोर डिमांड्स है। अच्छा, एक बात हमें ध्यान रखना है, ये वही पर्सन जेडी वांस हैं जो अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से चाहते थे कि कैसे भी करके मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूं, कैसे भी करके इस मैटर से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हटाएं, सीज़फायर से एक अग्रीमेंट लेकर के आएँ और फिर से हम इस हॉस्टिलिटीज़ में ना पड़े और इस पूरे रीजन में फिर से शांति आ जाए, क्योंकि फिर उससे अगेन उनको काफ़ी फ़ायदा था, और वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स और वो सारी थ्योरीज हैं ही। वो जेडी वांस कहते हैं कि जब टॉक्स फेल होने के बाद वो जेडी वांस की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नज़र आती है। वो कहते हैं कि हमारी कुछ ऐसी डिमांड्स थी जिनको हम
बदल नहीं सकते थे और ये डिमांड्स यूएस से ही आ रही थी 100%। ये पीछे से उनको गाइड करके भेजा गया था कि इस पे तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो वो जा करके उन्होंने वो टर्म्स रखे। तो हमारी कुछ अनचेंज डिमांड्स थी जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे, और ये जो हमारा पूरा कमिटमेंट था, हमारा डिमांड्स यही थी कि भाई न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है, वो ये हम ईरान को नहीं रखने देंगे, यानी कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाने देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई ऐसा टूल भी ईरान के पास नहीं होना चाहिए जिससे वो कोई न्यूक्लियर वेपन फ्यूचर में बना सके, जिसमें उनका मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट से था कि हम यूरेनियम भी उनको उनके पास नहीं होने देंगे। ऐसा यूएस के टर्म्स थे जो वो ईरान के सामने रखते हैं और पूरी बातचीत वहाँ पर फेल हो जाती है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये जो कोर गोल्स थे यूएसए के, जो सो कॉल्ड कोर गोल्स थे, उनको ये लेकर के निगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं और वो पूरी तरीके से मामला खराब हो जाता है। जेडी वांस की प्रेस ब्रीफिंग ने अपने आप में बहुत सारी बातें, पिक्चर क्लियर कर दी कि आगे क्या होने वाला। उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा नुकसान यूएस का नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ईरान का है और ये ईरान के लिए बहुत बैड होने वाला है। मैं तो चाहता था कि निगोशिएशन हो जाए और ये मामला रुक जाए, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी बहुत सारा इस पे बयान आया है। अब हम उनका पर्सपेक्टिव सुनते हैं। कल हमने, अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूएस का पर्सपेक्टिव देखा था, अब इसमें ईरान का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर एश्योरेंसेस तो बहुत दूर की बात थी, इससे बढ़ करके और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के डिसएग्रीमेंट्स थे। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक तो डिसएग्रीमेंट रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। अगेन क्लैरिटी या डिटेल से कोई भी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, ये सारी स्पेक्यूलेशंस हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो सीएनएन ने छापी, जो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी, जो अल जजीरा छाप रहा है, उससे देख करके ये एक कयास लगाया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक तो प्रॉब्लम होगी। यूएस कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। ईरान का मामला यहाँ पर आकर के फंसा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बेटा अब तो हमें आ गया मज़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अब तो, क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको ये बात समझ में आ गई है कि न्यूक्लियर, इट इज़ अ न्यूक्लियर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ अ न्यूक्लियर फॉर ईरान, उनको बचाने के लिए, वो डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। तो उनको मज़ा आया, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमें ईरानियन सोवरेनिटी चाहिए। एक तो पॉइंट ऑफ जो पूरा डिस्प्यूट रहा होगा, पूरा डिफरेंस रहा होगा, वो ये रहा होगा मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। दूसरा एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर, वो सब तो है ही, उसको अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके इतर अगर क्या क्या पॉइंट्स रहे होंगे, ये एक पॉइंट रहा होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें जो रीजनल एलाइज हैं ईरान की, जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है, उसको लेकर के भी डिसएग्रीमेंट रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि हिजबुल्लाह को लेकर के शुरू से डिफरेंसेस थे इस पूरे मामले में। इजराइल बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहता था उन लोग के ऊपर, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करना चाहता था, लेकिन ईरान जो है, ईरान इज नॉट गिविंग अप ऑन इट्स रीजनल एलाइज। अब ये कहां से आया? इससे ना कोई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का लेना देना है, ना उनके पार्लियामेंट के स्पीकर का लेना देना है, ना प्रेसिडेंट का लेना देना है। दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम आईआरजीसी। और ये बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि आईआरजीसी को अगर हम ईरान तक सीमित देखें, कि सिर्फ ईरान की फौज की तरह अगर हम आईआरजीसी को रहें कि उनकी पैरामिलिट्री है, ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल रॉन्ग स्पेकुलेशन होगी। क्यों? आईआरजीसी के नाम में ईरान है भी नहीं। इट इज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स विच एक्सप्लेन्स व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज। वो ईरान की लड़ाई नहीं, वो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दे विल नेवर, क्योंकि इन पूरी रीजनल एलाइज को आईआरजीसी ने इतने साल लगा के खड़ा किया है अपने डिटरेंस के लिए, तो दे विल नेवर एवर गिव अप ऑन देम। वो हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, हुदीस के ऊपर कभी गिव अप नहीं करने वाले। एंड दैट इज द टर्म जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहा होगा, वो एक, ये भी एक बड़ा डिफरेंसेस रहा होगा। और उसके बाद ऑब्वियसली न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर रहा होगा। ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करने की बात यूएस कह रहा था, और कह रहा था कि जो भी एग्जिस्टिंग एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं ईरान के पास, उसको ट्रांसफ़र करो। यानी कि अभी तक की पूरी मेहनत आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए और अपना पूरा प्रोग्राम बंद कर दीजिए, और जो रीजनल एलाइज हैं उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, जिसके ऊपर ऑब्वियसली ईरान ने हामी नहीं भरी, उन्होंने उनकी इस टर्म्स को नहीं माना। एनरिचमेंट की जो पूरी एक्टिविटी थी, जो पूरी एक्टिविटी अभी भी इवेंट चल रही है, बहुत सारे अंडरग्राउंड साइट्स भी चल रही हैं उनका, ऐसा यूएस इंटेलिजेंस का कहना है। उस पूरी एनरिचमेंट एक्टिविटी को भी बंद करने की बात वहाँ पर कर रहे थे। और उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स थे ही यहाँ पर।
अब ईरान का कहना है कि ये सारे पॉइंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल भी वो इसके ऊपर निगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, वो बिल्कुल बातचीत करने के लिए इसके ऊपर तैयार नहीं थे। तो साफ-साफ ऐसा लग रहा था, ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि ये कोई मीडिएशन है ही नहीं, ये सिर्फ अपने टर्म्स डिक्टेट करने हमारे ऊपर आए हैं और इसीलिए हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये सीज़फायर टॉक्स जो हैं वो फेल होती हैं। अब ये पूरी डिसएग्रीमेंट्स थी। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का नाम क्यों आ रहा है सामने बार-बार और उनके ऊपर क्यों क्लेम किया जा रहा है कि हुआ क्या? अब इसके ऊपर भी क्लैरिटी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ऐसा मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डायरेक्टली इन टॉक्स को इन्फ्लुएंस किया है इज़राइल में बैठ करके। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस का एक सो कॉल्ड फोन कन्वर्सेशन होता है, फोन पर कॉल होती है। मतलब उनका कहना है कि पहले जो हम शुरू किया, जब फेज 1 में बातचीत हो रही थी और एकदम ठीक लग रहा था सब कुछ, उन्होंने अपने टर्म्स रखे थे और उसके ऊपर देवर रेडी टू निगोशिएट ऑल्सो, बातचीत भी हो रही थी। लेकिन तब तक एक फ़ोन कॉल आता है एंड वो फ़ोन कॉल सो कॉल्ड मतलब बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कॉल आता है। जेडी वांस उनसे लंबी बातचीत करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए उसमें बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से यूएस ऑफिशियल्स की बदल चुकी थी। वो निगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, वो अपने टर्म्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो यूरेनियम के एनरिचमेंट और रीजनल एलाइज के ऊपर करने लगे कि इनको ख़त्म करो, इनको सपोर्ट करना बंद करो, इनको ओवर करो। और जैसे ही वो इन टर्म्स पर आए वैसे ही हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर टर्म्स यूएस के नहीं बल्कि इजराइल के टर्म्स चल रहे हैं। पूरी तरीके से जो बातचीत की ट्रेजेक्टरी थी वो चेंज हो गई। पहले यूएस के इंटरेस्ट में बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने इजराइल के इंटरेस्ट में बात करनी शुरू कर दी और वहीं से हमारा पूरा जो डिसएग्रीमेंट है वो शुरू हो चुका था और मामला समझ में आ चुका था कि अब ये फेल होने वाला। इसीलिए आपने ट्रंप का वो स्टेटमेंट भी देखा था जहां पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल नहीं आ रहा, तुम मुझसे ऑयल खरीद लो। तो ये सब जो फ़ोन कॉल के बाद जो है पूरे मामला बदला और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू का बार बार नाम इस मैटर में आ रहा है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मानना है कि ये टॉक्स जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के इंटरेस्ट में हो रही थी और इसीलिए इसको फेल हुआ है। अब देखिए इसमें जो यूएस डेलीगेशन था उसका अप्रोच को भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़बरदस्ती का जो नहीं होता, एक ज़बरदस्ती का चौड़ापन एक होता है कि भाई हमसे बड़ा कौन है, हम तो जो कह रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा, हम फ्रंट फुट पर हैं, वो ऐसा ज़बरदस्ती का दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हमने साफ उनको मना कर दिया और हम अपने नेशन के इंटरेस्ट को हमेशा सेफगार्ड करेंगे, हर देश सेफगार्ड करेगा, हमारे पास भी राइट है उसको सेफगार्ड करने के लिए, इसीलिए हमने टॉक्स फेल कर दी। यही कुछ मिला जुला बात, यही चीज़ मोहम्मद बाकर ने भी कही, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, बड़े रीजनेबल पर्सन है। ट्रम्प ने खुद कहा है बहुत रीजनेबल आदमी, बड़े सेंसिबल आदमी। उन्होंने कहा कि हमने साफ वहाँ पर कह दिया कि भाई इफ़ यू फाइट वी फाइट, इफ़ यू फाइट टिल द एंड वी फाइट टिल द एंड। अगर डील होनी है तो लॉजिक से होगी, ऐसे कोई डील नहीं हो सकती। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो सकता है आने वाले समय में आ जाएं, लेकिन जो पूरा यूएस का स्टांस है, जो जेडी वांस का स्टेटमेंट है, जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग है, ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे एक पिक्चर तो पूरी क्लियर हो गई कि अब बहुत ज़्यादा स्कोप निगोशिएशन का कुछ बच नहीं रहा है इस पूरे मामले में। क्योंकि जैसे टर्म्स यूएस की तरफ से आए हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसमें निगोशिएट करना बड़ा मुश्किल इसलिए भी हो गया कि अब तो ईरान और भी ज़्यादा एडमेंट हो जाएगा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों गिव अप करें। कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं, आप तो कल भी अटैक कर सकते हो, इजराइल तो हमारे ऊपर कल अटैक कर दे, आप हमारे ऊपर अटैक कर दो। और ट्रम्प जैसा एक आध आदमी और यूएस में आ गया तब तो वो पूरा ख़त्म ही कर देगा, पूरी आधी दुनिया ख़त्म कर देगा। तो अब हम क्यों गिव अप करें। और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला चीज़ सीन हो गया, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा, इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि ट्राई एंड टेस्ट किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। हम कहते थे चोक पॉइंट, तो लोग उसमें कमेंट करते थे, अरे चोक पॉइंट बोलते हो तुम लोग, ऐसा है क्या, इतना आसान है क्या चोक करना, और ऐसे कैसे चोक हो जाएगा, कुछ चोक नहीं है, ज़बरदस्ती की थ्योरीज हैं। वो थ्योरी दिख गई, चोक पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अब ईरान उसके ऊपर भी अपनी सोवरेनिटी 100% चाहेगा, और वो रीजनल अलाइज जिसने अभी तक ईरान की लड़ाई में को अपनी लड़ाई समझा है, वो रीजनल अलाइज के ऊपर वो गिव अप करेंगे नहीं, उसमें आईआरजीसी करने नहीं देगा। और अभी आईआरजीसी इज़ इन फुल कंट्रोल इन ईरान। इसमें बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ एक प्यादे हैं, आईआरजीसी अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में। जब तक मुश्तबा खमेनी बिल्कुल ठीक होकर के कुर्सी बने बैठ जाते, तब तक आईआरजीसी विल बी इन फुल कंट्रोल इन ईरान। तो यहाँ पर आकर के मैटर पूरी तरीके से फंस गया है और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का बताया जा रहा है कि बड़ा रोल है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इजराइल के अपने इंटरेस्ट हैं और नेतन्याहू का तो स्टैंड शुरू से क्लियर है। वो हमेशा से, जब से वो पीएम बने तब से वो सेम बात कह रहे हैं। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स की खासियत भी होती है कि दे आर वेरी क्लियर इन देयर डिमांड्स, वेरी वेरी क्लियर।
वो साफ अपने पॉइंट्स रखते हैं और उन्होंने यूएस के सामने भी साफ अपने पॉइंट्स रखे हैं। यहाँ पर सारा मैटर जो फंस रहा है, जो सारी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं चलता कि आप कभी कुछ कहते हैं एक दिन, अगले दिन बिल्कुल पलट जाते हैं, फिर तीसरे दिन फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तो आपसे दोस्ती करेंगे, चौथे दिन फिर आप अटैक कर देते हो। तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। यूएस हैज़ टू टेक अ साइड, दे हैव टू डिसाइड कि क्या हम सच में निगोशिएशन करना चाहते हैं या फिर वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिलहाल मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इनके स्टेटमेंट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें वॉर को कंटिन्यू करने की ही इनकी मंशा है एंड दे आर प्लानिंग समथिंग। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।